ठीक है। स्क्रीन बोलो जल्दी, स्टार्ट कर रहे हैं हम। हेलो। यस सर, दिख रहा है। चलो ठीक है। इसमें रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड देखो हम लोग सर बेसिक देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन से जो रिलेटेड होंगे, ठीक है। बाकी रेडियो एक्टिविटी के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, अल्फा डीके बीटा डीके, वो सारा चीज तुम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में वो सारा चीज बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि रेट ऑफ काइनेटिक्स से रिलेटेड क्या रेडियो एक्टिविटी में हम लोग को पढ़ना है, वो सारा चीज यहाँ पे देखेंगे। सिर्फ छोटा सा टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो, रेडियो एक्टिविटी, जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं ना, रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होंगे वो पढ़े होंगे तुम लोग कि वो डीके होते रहता है, बहुत सारे रेडिएशंस वो छोड़ते रहता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीके होते हैं, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा डीके हो गया, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के डीके हैं। तो जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो सारे डीके जो है कौन से ऑर्डर को फॉलो करते हैं, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जितने भी रेडियो एक्टिव, जितना भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया रहेगा वो फर्स्ट ऑर्डर। तो जैसे मान लो कोई रेडियो एक्टिव डीके हम लोग एज्यूम करते हैं, एग्जांपल ए से बी जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आर जो डिफाइन करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन आर दैट इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं माइनस, क्योंकि ये डीके हो रहा है, डीके हो रहा है मतलब उसका ओरिजिनल जो नंबर है, जैसे ए के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एक्चुअली ये क्या होता है कि उसके उसका न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलता है, अल्फा डीके बीटा डीके या गामा डीके होता है। तो वो न्यूक्लियाई जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का या एटम का, न्यूक्लियाई जो होता है वो डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, उसी को डीके बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेट होता है उसका, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होता है, उसी को हम लोग रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी एन ए, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं dt टाइम में, ठीक है। तो डी एन ए बाई डी टी, और यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट दैट टाइम, ठीक है। मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसइंटीग्रेट करेगा किसी टाइम dt में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस समय कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन आर, ये जो हम लोग निकालते हैं माइनस डी एन ए बाई डी टी, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे चेंज हो रहा है, कितने डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं एट ए टाइम डी टी, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट दैट टाइम टी, या डी टी टाइम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टी टाइम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग डी के कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। डी एन ए बाई डी टी, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है लेमडा, ठीक है। इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लेमडा इनटू ये एन ए, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ये यूज करेंगे हम लोग रेडियो एक्टिव डीके के केस में। यहाँ पे क्या है, लेमडा क्या है, वेयर लेमडा इज डीके कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, लेमडा हो गया डीके कांस्टेंट, और एन ए क्या हो गया, एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ radioactive substance, number of nuclei of radioactive substance at the time, जिस टाइम पे हम लोग रेट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उसके अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट द टाइम व्हेन रेट इज कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। तो रेट ऑफ रिएक्शन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में कैलकुलेट करना है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, माइनस डी एन
Na हो जाएगा। अब इसी का ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसी को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो उसी के सिमिलर टाइप का इक्वेशन आएगा, देख लो इंटीग्रेट करके। तो यहाँ पे माइनस डी एन ए, और एन ए वाले टर्म को हम लोग नीचे ले आते हैं, ठीक है, और इधर क्या हो गया लेमडा इंटू डी टी, इसको इस साइड रख दिए। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, बाहर रहने देता है, इसको इंटीग्रेट कर रहा है। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करोगे, टी इक्वल टू 0 पे लिमिट पुट करते हैं। इनिशियली इसका जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था वो एन नॉट से एज्यूम करते हैं। तो टी इक्वल टू 0 पे ये न्यूक्लियाई था एन नॉट, किसी टी इक्वल टू टी पे ये न्यूक्लियाई हो गया एन ए हो गया, ठीक है। या फिर एन टी लिख देते हैं हम, किसी टाइम टी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो गया एन टी से लिख देते हैं इसको, एन नॉट से एन टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे 1/n डी एन ए का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एल एन एन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लिमिट, हम लोग पुट कर रहे हैं कहाँ से, एन नॉट से एन टी, और इधर लेमडा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी, और लिमिट पुट करोगे टी माइनस 0, तो ये टी है। यहाँ पे क्या बच जाएगा तुम्हारा, एल एन एन नॉट बाई एन टी हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस साइन है, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा लेमडा इंटू टी हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे माइनस माइनस साइन होगा ना, तो आगे माइनस है, तो ये तुम्हारा ऑलरेडी ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, चलो माइनस को इस साइड ही भेज देते हैं हम, ठीक है, तो फिर ज्यादा इजी नहीं होगा। माइनस साइन को इस साइड ही भेज दो, यहाँ पे ही भेज देते हैं। यहाँ पे माइनस आ गया, ये आगे माइनस साइन आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, और ये क्या आ जाएगा एन टी बाय एन नॉट, ठीक है। हम फाइनली लिख रहे हैं सिर्फ एन नॉट एन टी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो ये एन टी बाय एन नॉट ये क्या आ जाएगा, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर में जैसा आता था, ई पे पावर माइनस लेमडा टी हो गया, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एन टी का इक्वेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट किसी टाइम टी पे क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू एन नॉट और इंटू ई पे पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में भी सेम ऐसा ही इक्वेशन आया था, सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो डी के कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे एन टी क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी, जितना बचा हुआ है किसी टाइम टी पे, जब हम लोग रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। एन नॉट क्या हो गया, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, रिएक्शन डी के शुरू होने से पहले जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था, और लेमडा डी के कांस्टेंट, और टी जिस टाइम पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जस्ट देखो फर्स्ट ऑर्डर वाला भी ऐसा ही आता था एक्सप्रेशन, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो कर रहा है। इसमें इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जैसे हाफ लाइफ आता था, यहाँ भी हाफ लाइफ सेम आएगा। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, बताओ क्या था फॉर्मूला, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था क्या, हेलो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताओ। ln 2 ln2/k था, रेट कांस्टेंट था ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे k को कौन रिप्लेस कर दिया, लेमडा रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा ln2/लेमडा हो जाएगा, बाई डी के कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और ln2 का वैल्यू कितना होता है 0.693 होता है, और बाय लेमडा, तो ये हाफ लाइफ हो गया रेडियो एक्टिव डीके का, ठीक है। रेट कांस्टेंट बस रिप्लेस हो गया है लेमडा से, बाकी सारा चीज सेम है। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो यहाँ पे तुम लोग को ये भी पता होगा कि इक्वल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स में इक्वल अमाउंट वो
डीके होगा। जैसा मान लो अगर इनिशियली हम लोग 100% लेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज कैसे चेंज होता है? आफ्टर वन हाफ लाइफ, आफ्टर वन हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा ये? 50% हो जाएगा। दो हाफ लाइफ के बाद, टू हाफ लाइफ के बाद ये कितना बचेगा? 25 बोलो। ये हो गया 25, इसका आधा हो गया। 25%। हाँ, थ्री हाफ लाइफ के बाद कितना बच जाएगा ये? 12.5%। 12.250। ठीक है, चार हाफ लाइफ के बाद ये 6.25%। तो ये ऐसे डिक्रीज होगा, कभी ये पूरा पूरा खत्म नहीं होगा नहीं होगा। लाइफ्स। ये तुम लोग को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी बताए थे। आफ्टर एन हाफ लाइफ्स, एन हाफ लाइफ्स के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच जाएंगे बताओ तो? आफ्टर एन हाफ लाइफ्स ये बोलो कितने बच जाएंगे? n/2n, 2 के पावर n। हाँ, एन नॉट बाय, एन नॉट जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। ठीक है, ये एन हाफ लाइफ्स के बाद यहाँ पे एन डैश इसको एज्यूम करते हैं, एन डैश एन हाफ लाइफ्स के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच जाएंगे? एन नॉट जितना इनिशियल लिए थे हम लोग, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या डिनोट कर रहा है? ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी देखे थे, उसी तरह यहाँ भी ये फॉलो होगा। ठीक है, तो ये हो गया हाफ लाइफ से रिलेटेड। इसी में एक होता है एवरेज लाइफ। ठीक है, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ टाइम, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई का कितना एवरेज लाइफ टाइम होगा, एवरेज निकाला गया है ये। इसका डेरिवेशन एक्चुअली नहीं करना, ये फॉर्मूला बस ध्यान रखो। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एवरेज लाइफ टाइम इज डिफाइंड as the lifetime of a single isolated nuclei, सिंगल आइसोलेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, तो सिंगल आइसोलेटेड न्यूक्लियस का एक एक करके अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो उसका एवरेज लाइफ टाइम कितना होना चाहिए? टी एवरेज से डिनोट करते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है, जस्ट ये फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान रखना है, 1/λ। अगर एवरेज लाइफ टाइम तुमसे पूछ दिया जाए रेडियो एक्टिव डीके में किसी भी सिंगल न्यूक्लियाई का कितना होगा, तो ये 1/λ, 1/डीके कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हाफ लाइफ अलग है, ये एवरेज लाइफ टाइम है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया एवरेज लाइफ टाइम, हाफ लाइफ हो गया। इसमें एक और टर्म आता है एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? द रेट ऑफ डीके ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेट ऑफ डीके, किस रेट से वो डीके हो रहा है, उसी को एक्टिविटी बोला जाता है, रेट ऑफ डीके ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्टिविटी को, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल ए। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू लेमडा इनटू एन। ठीक है, लेमडा एन से, लेमडा एन के इक्वल है, मतलब रेट ऑफ डीके, मतलब कितने रेट से वो रेट, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब कितने रेट से वो डीके हो रहा है, वही रेट जो है, जितने रेट से वो कम होते जा रहा है पर यूनिट टाइम, कितने वो न्यूक्लियस उसके कम होते जा रहा है, उसी को बोला जाता है एक्टिविटी। और उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और वो लैम्डा एन के इक्वल होता है। ठीक है, इसी ध्यान रखना। यहाँ पे एक चीज डिफरेंस है, इसको हम लोग रेट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देखोगे एक चीज है कि इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक लाइन लिख रहे हैं, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ रेट ऑफ चेंज
of radioactive nuclei represented by minus dn by dt। ठीक है, ये चीज ध्यान देना कि माइनस डी एन बाई डी टी जो है ये भी लेमडा एन के इक्वल है, जो हम लोग पहले देखे यहाँ पे। ठीक है, ये देखो माइनस डी एन बाई डी टी ये भी लेमडा इंटू एन ए के इक्वल है। लेकिन माइनस डी एन ए बाई डी टी एक्चुअली क्या बता रहा है कि ये ओवरऑल चेंज बता रहा है, कि ओवरऑल चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ये माइनस डी एन बाई डी टी ये ओवरऑल चेंज, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चेंज हो रहे हैं डी टी टाइम में वो बता रहा है ये। लेकिन एक्टिविटी जो है वो सिर्फ डीके से कंसर्न्ड है, कि कितने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो डीके हो रहे हैं। ठीक है, चेंज किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है, अगर मान लो उसमें न्यूक्लियाई पहले से मान लो 100 न्यूक्लियाई है, और मान लो 20 न्यूक्लियाई डीके किया और 10 न्यूक्लियाई उसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो फिर भी चेंज वहां कितने का हो रहा है बताओ तो। अगर 100 न्यूक्लियाई ऑलरेडी पहले से है, उसमें 20 न्यूक्लियाई निकल गया, 20 न्यूक्लियाई निकल गया तो कितना हो गया 80। 80 बचा। और मान लो उसमें 10 न्यूक्लियाई ऐड हो गया, 10 न्यूक्लियाई ऐड हो गया तो वो फिर कितना हो गया 90। 90 हुआ। तो वहां पे एक्चुअली जो चेंज बताएगा वो चेंज कितने का हो रहा है डीटी टाइम में। मान लो डीटी टाइम में चेंज कितने का हो रहा है वो 10। किसी टाइम डीटी में, मतलब मान लो 10 मिनट में वो हो रहा है, तो पर मिनट अगर तुमसे चेंज बोला जाए, पर मिनट चेंज कितने का हुआ 2 का चेंज 10 हुआ से पर डिवाइड मिनट। कर दो। 20 का ही चेंज हो रहा है ना, तो हाँ, पर यूनिट। हाँ, तो वहां पे एक्चुअली वो क्या है कि टोटल नंबर में कितना चेंज आ रहा है। लेकिन जब एक्टिविटी की बात करेंगे तो वो 10 जो बाद में ऐड हुआ उससे कोई मतलब नहीं है एक्टिविटी को। एक्टिविटी सिर्फ कंसर्न है कि कितना डीके के कारण चेंज हो रहा है। तो डीके के कारण चेंज कितना हो रहा है, जो 20 डीके कर रहा था सिर्फ एक्टिविटी सिर्फ उससे ही मतलब कर रहा है। समझ में आ रहा है। लेकिन माइनस डी एन बाई डी टी जो है वो ओवरऑल चेंज, मतलब टोटल चेंज कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में आ रहा है वो है माइनस डी एन बाई डी टी। लेकिन एक्टिविटी जो रिप्रेजेंट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, डीके की वजह से कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। अगर अगर किसी केस में दोनों चीज सेम है, अगर कोई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उसमें ऐड नहीं हो रहा है, तो नहीं, अगर ऐड नहीं हो रहा है कहीं बाहर से न्यूक्लियाई उसमें, तो उस केस में तुम्हारा एक्टिविटी और डी एन बाई डी टी दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ डीके की वजह से आएगा। लेकिन अगर ऐसा केस है जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और एडिशन होते जा रहे हैं, डीके भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है, उस केस में एक्टिविटी और माइनस डी एन बाई डी टी से जो वैल्यू आएगा वो दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो जरूरी नहीं कि हर केस में ये दोनों सेम हो। जहाँ पे एडिशन ऑफ न्यूक्लियाई बाहर से होगा और डीके भी साथ साथ हो रहा है, तो वहां पे एक्टिविटी और माइनस डी एन बाई डी टी जो होगा ये डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेड बाय माइनस डी एन बाई डी टी। ठीक है, तो माइनस डी एन बाई डी टी एक्चुअली क्या करता है, ये इट टॉक्स अबाउट, ठीक है, द ओवरऑल चेंज। ठीक है, ये ओवरऑल चेंज के बारे में बता रहा है, ओवरऑल चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ओवरऑल कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चेंज हो रहे हैं वाइल एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे वाइल एक्टिविटी only talks about that change which के बारे में बात करता है। ठीक है, लेकिन माइनस डी एन बाई डी टी जो है वो ओवरऑल चेंज, टोटल नंबर कितने चेंज हो रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, वो उसके बारे में रिप्रेजेंट। जहाँ पे दोनों सेम होंगे, जहाँ पे कोई बाहर से न्यूक्लियाई ऐड नहीं हो रहा है या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है दूसरी वजह से, तो वहां पे दोनों चीज क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर कहीं पे न्यूक्लियाई का प्रोडक्शन भी हो रहा है, न्यूक्लियाई ऐड भी होते जा रहा है वहां पे,
तो वहां पे क्या होगा, एक्टिविटी और माइनस डी एन बाई डी टी ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिविटी हो गया। इसमें एक और टर्म आता है स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज पर यूनिट मास ऑफ द सैंपल। ठीक है, एक्टिविटी पर यूनिट मास ऑफ द सैंपल। ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज पर यूनिट मास ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो जैसे मान लो हम लोग एज्यूम करते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल है, जो हम लोग रेडियो एक्टिव सैंपल लिए हैं उसका वेट है W। वेट लिए हैं उसका W, वेट का रेडियो एक्टिव सैंपल है। इसका डीके कांस्टेंट है लैम्डा, लैम्डा है डीके कांस्टेंट। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा W में? W में अगर तुमसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछा गया तो बताओ तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा? किस बोलो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना होगा इसमें W ग्राम में? W डिवाइडेड W डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया और N2 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? एवोगाड्रो नंबर Na, एवोगाड्रो नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यही टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देगा। W ग्राम में कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो, इसका मोलर मास हो गया, रेडियो एक्टिव सैंपल का जो मोलर मास है या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये क्या हो गया उसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। और Na यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नंबर है ये? एवोगाड्रोज नंबर है। अवोगाड्रो नंबर है सर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। चलो अब हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है, ये होता है एक्टिविटी पर यूनिट मास ऑफ द सैंपल। तो देखो एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो गया W बाय M इंटू Na। ठीक है, W बाय M इंटू Na। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डीके कांस्टेंट, ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इतना हो गया और डीके कांस्टेंट कितना है, लैम्डा है। तो टोटल डीके कांस्टेंट कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू सबका मिला के W बाय M। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से उसको मल्टीप्लाई करोगे और इंटू Na, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है उस सैंपल में, इंटू लैम्डा कांस्टेंट। और स्पेसिफिक एक्टिविटी हम लोग निकाल रहे हैं, तो इस टोटल को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पर यूनिट मास। तो यूनिट यहाँ पे मास कितना लिया गया है, W ग्राम में हम लोग कंसर्न है, तो ये आ गया W से इसको डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने पे ये क्या आ गया बताओ, क्या W से कैंसिल आउट होगा? W तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बच गया ऊपर और इनटू एवोगाड्रो नंबर बच गया और बाई नीचे क्या बच गया, मास मास मोलर मोलर मास। मास हो गया। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी अगर पूछा गया तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, लैम्डा उसका डीके कांस्टेंट, Na हो गया एवोगाड्रो नंबर और M हो गया उसका मोलर मास। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिविटी भी हो गया, स्पेसिफिक एक्टिविटी भी हो गया। अब इन सब का एक यूनिट होता है। ठीक है, इसको हम लोग यूनिट, एक्टिविटी का यूनिट एक्चुअली क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग डीके से कंसर्न्ड है। तो देखोगे यूनिट एक्चुअली हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं, यूनिट ऑफ एक्टिविटी,
ये लिया जाता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और हम लोग पर यूनिट सेकंड में मेजर करते हैं, तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, तो इसको डीपीएस भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बहुत जगह देखोगे डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है, इसको डीपीएस बोलते हैं हम लोग। तो एक्चुअली में इसका बहुत सारे यूनिट होता है, जैसे Okay. अलग अलग साइंटिस्ट इसको रेडियो एक्टिव के बारे में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किसका था, रेडियम के रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने के लिए, तो उसकी उस उस पे भी एक रखा गया है इसका यूनिट। तो इसका यूनिट ये होता है 1 क्यूरी होता है, तो क्यूरी उन्हीं के नाम पे रखा गया, मैडम क्यूरी के ऊपर। तो 1 क्यूरी किसके बराबर होता है, ये होता है ये 3.7 3.10 7 into 10 to the power 10 to the power 10 10 डीपीएस। तो DPS. 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, इसको 1 क्यूरी बोला गया है। ठीक है, और भी इसके यूनिट्स होते हैं, रदरफोर्ड होता है, भी कंट्रीब्यूशन तो रदरफोर्ड के नेम पे भी है। तो 1 रदरफोर्ड जो होता है, इसका कितना होता है, 10 to the power 6 DPS. हाँ, 1 into 10 to the power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो एसआई यूनिट यही है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ही है। इसको या फिर इसको एक और नेम से बोला जाता है, बैक्यूरल भी बोला जाता है। ठीक है, Back. Yes, sir. ठीक है, इसका 1 डीपीएस, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को बैक्यूरल, 1 बैक्यूरल भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों बराबर है। तो ये इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट हो। हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। चलो ठीक है, दिख रहा है ना ये सारा चीज? ठीक है, इतना सारा Yes, sir. चीज अब पूछता भी नहीं है, ये पहले के सिलेबस में था। आवाज चला गया सर। हेलो, हाँ अभी आ रहा सर। है क्या? यस सर। बार हाँ बार सर। डिस्टर्ब हो रहा है। चलो ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ना, उसमें ऑटोमेटिकली ऑर्डर मेंशन नहीं किया रहेगा तुमको, तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को वो फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम करके बनाना है। ठीक है, उसमें ये मत देखना कि ऑर्डर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। सारे रेडियो एक्टिव डीके जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ में आया या नहीं?
आया सर सर। चलो एन तो वो कांस्टेंट नंबर है ना सर? क्या चीज, कहाँ पे? एन ए यहाँ पे? मतलब एकदम स्टार्टिंग पे ले जाइए। नहीं, स्टार्टिंग पे। हाँ, ये एन दूसरा चीज, चलो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हो। एकदम चल, स्टार्टिंग पे डिफरेंशिएशन जहाँ किए थे। हाँ पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ एन कंफ्यूज करोगे। चलो सेम चीज हो गया ना, इसको एन नॉट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं जो, सर, वो वाला नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं एन ए जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर है ना, तो वो कांस्टेंट हुआ ना, तो डिफरेंशिएशन उसका जीरो हो जाएगा ना। कहाँ पे? एकदम स्टार्टिंग पे जो डिफरेंशिएशन किए थे ना, डी माइनस डी एन ए बाई डी टी, हम्म, उसमें तो एन ए नंबर ऑफ न्यूक्लियर है ना, तो वो एक कांस्टेंट नंबर होगा ना सर। क्या कांस्टेंट नंबर होगा? मतलब ये चेंज बता रहा है ना, डी एन ए बाई डी टी एक्चुअली चेंज है ना, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चेंज हो रहे हैं डी टी टाइम में। वो तो चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते थे? फर्स्ट ऑर्डर लिखे होंगे, या शुरुआत में केमिकल काइनेटिक्स में जब शुरू में बताए थे। ये तो कितना चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम डीटी टाइम में, वही तो बता रहा है ना रेट। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना हाँ सर, चेंज हो रहा है डीटी टाइम में, तो वो चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, और वो चेंज किसके बराबर होगा? तो डेट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के इक्वल होता है, मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आता है लेमडा। ठीक है, वो एक्चुअली डी एन ए बाई डी टी वो चेंज बता रहा है, कितना चेंज हो रहा है ओवरऑल। ओके सर। ठीक है, चलो। हाँ सर। चलो तो फिर तुम लोग बनाए हो क्वेश्चन? ये हो गया चैप्टर कंप्लीट, यही टॉपिक बचा हो, तो क्वेश्चन सब बनाए हो या नहीं बनाए हो? चलो एक दो क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बनाओ तो। बनेगा या नहीं बनेगा, प्रैक्टिस किए हो? नहीं सर, कल नहीं बनना है तो। क्या कर रहे हो तब? ये चैप्टर खत्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, कब बनाओगे? बस सर, सिर्फ कल जो पढ़ाए थे ना, हम्म, उससे रिलेटेड नहीं बनाए थे। और बाकी सब हो गया? हाँ, पीछे वाला क्वेश्चंस बनाया बहुत सारा, मॉड्यूल चलो का एक दो, बनाया है। ठीक है, एक दो सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, सब बताओ। आगे प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन इसमें। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं। इसके क्वेश्चंस देखोगे वो बन जाएंगे एग्जाम के। प्रीवियस ईयर बनाओ, अपने आप पता चल जाएगा। सिंपली प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस होगा तो आराम से इसके क्वेश्चंस मिस नहीं होते हैं, आसान क्वेश्चन होता है इसका। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 minutes at 27 degrees Celsius and in 10 minutes at 47 degrees Celsius. The energy of activation बताना है। The energy of activation EA of the reaction is। ठीक है, बताओ जल्दी से। इसी टाइप का सिंपल सब क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों को। चार ऑप्शन दिया हुआ है, 43.84 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन बी है 34.84। ऑप्शन सी है 84.00 किलो जूल पर मोल। एंड ऑप्शन डी है 30.00 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बताओ जल्दी।
क्वेश्चंस उसका प्रैक्टिस कर लो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना आसानी से सॉल्व कर लूंगा। क्योंकि टॉपिक सारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ बचा हुआ नहीं है। बन गया। बना जी। 1 सेकंड सर, हो गया। 47 डिग्री सेल्सियस है लास्ट में। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लो। सर 180। 18। क्या कोई आंसर बोल रहा है क्या? इतना टाइम लगा रहे हो, क्या हो गया? सर EA इक्वल टू ओवर 2 ln 3 बाई कैलकुलेशन कर रहा था सर, वही नहीं हो रहा है मेरे से, मैच नहीं हो पा रहा है। not
हेलो हेलो, हाँ सर। आया आंसर? हाँ सर 10 किलो जूल के आसपास आया है सर। वो तो ऑप्शन ऑप्शन में ही नहीं है। ये होस्ट शेयर करो, सुमन। हो गया सर। हम्म 10 कहाँ है ऑप्शन में? वही तो टी हाफ दिया हुआ है ना, 50% आप कंप्लीट हुआ है, मतलब टी हाफ दिया हुआ है। टी हाफ से टी हाफ 27 पे दिया हुआ है और 47, दो अलग अलग दिया हुआ है। हम लोग रेट कांस्टेंट के का वैल्यू दोनों टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बताओ। यस सर। सर तो रेट टेम्परेचर एब्सोल्यूट हाँ तो टेम्परेचर नहीं रखते हैं डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर केल्विन में पुट करते हैं ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही तो रखते हैं। तो के एट ओके सर। 27 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन हुआ? 300 केल्विन। तो के एट 300 केल्विन कितना यस हो सर। गया? 0.693 क्या बाय टी हाफ। टी हाफ कितना है? 30 मिनट्स है, तो बाय 30 लिख देते हैं, पर मिनट हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरा है 47 पे, मतलब 320 केल्विन पे, तो ये कितना हो जाएगा? 0.693 बाय, उस समय टी हाफ कितना हो गया? 10 हो गया, बाय 10। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, रेशियो क्या आ जाएगा? के एट 3, यहाँ पे ऐसा लिख 3 आ सकते हैं गया हम लोग। लोन 3। हाँ, के एट 320 केल्विन बाय के एट 300 केल्विन, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 3 हो गया। तो आर्हेनियस इक्वेशन यूज करो, किया सर लॉन 3 इक्वल टू जो हायर टेम्परेचर है 320 केल्विन बाय डिवाइड के 300 केल्विन, ये किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू ए बाई ई ए 2 बाय 2 2.303, क्योंकि लॉग में कन्वर्ट कर लिए हम, और आर का वैल्यू 8.314, और ये 1/T1, T1 है 300 माइनस 1/T2, तो ये 320। उसी को सॉल्व करना है और ये निकालना है। इन दोनों का रेशियो तो तुमको पता ही है, ये log 3 आ गया है ना, और ये E A बाय 2.303 इंटू 8.314, और इधर ये क्या हो जाएगा, ऊपर 20 हो गया, नीचे 300 इंटू 320। ये सॉल्व करना है तुमको, और सॉल्व करके ई ए का वैल्यू निकालना है, ये कितना आएगा। तो वो किलो जूल में है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद? आया किसी का? यही तो किए हैं सर सेम चीज। कैलकुलेशन चेक करो अच्छे से। बताओ कोई कैलकुलेट करके कितना। नहीं आया किसी का? log 3 का वैल्यू पता है तुम लोगों को ना? हेलो, सर थोड़ा ऊपर ऑप्शंस दिखाइए। हम्म
कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन ए है, ठीक है। जिसका नहीं हुआ है वो, ऑप्शन ए सर। हाँ ऑप्शन ए ही करेक्ट है, वो 43.84 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, एक होमवर्क के लिए तुम लोग को दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तुम लोग। एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये होमवर्क के लिए है क्वेश्चन। द गैसियस रिएक्शन ए से बी प्लस 2C is found to follow first order kinetics. After the reaction initiates, the total pressure was found to be 264 millimeter of Hg, ठीक है। Found to be 264 millimeter of Hg at the end of 14 minutes. After a long time, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से करना है। टोटल प्रेशर of the system was found to be 450 mm of Hg. कैलकुलेट करना है the initial pressure. Calculate the initial pressure of A, और दूसरा initial pressure A का, और सेकंड चीज the pressure of A at the end of 14 minutes, ठीक है। 14 मिनट बाद A का प्रेशर क्या है। नेक्स्ट द रेट कांस्टेंट K का वैल्यू निकालना है, एंड T हाफ ऑफ द रिएक्शन, और इस रिएक्शन का T हाफ भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये एक बार अच्छे से इसको बना के रखना, ठीक है। ये होमवर्क के लिए। ठीक है सर।